गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एमसीक्यू एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। सबसे पहले हम ये एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ना, उसमें सूक्ष्म जीवों को संवर्धित किया जाता है और उनके द्वारा मानव के लिए जो उपयोग में आते हैं, मानव के लिए जो जरूरी मेडिसिन है या मानव के काम में आने वाली जितनी भी चीज़ हैं, उन सब का उत्पादन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है ताकि मानव की जीवन सुलभ हो सके। तो ये होती है हमारी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसको हम हमारे चैप्टर में दो उसमें पढ़ेंगे। पहला है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो पहला हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी समझ लेते हैं। इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें जो डीएनए होता है, उसमें यदि किसी प्रकार का चेंज कर दिया जाए और उसको किसी और सेल में जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, भेजा जाएगा, तब उसके अंदर नए फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो उसके स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि कोई चेंजेस आ जाता है तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं। और सेकेंड है रासायनिक अभियांत्रिकी। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उन्हीं सूक्ष्म जीवों को बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है और उससे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है ना, और टीके और एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। और ये सब किसके लिए किया जाता है? सिर्फ हमारे लिए किया जाता है ना, या हमसे रिलेटेड हमारे जो और जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, इसने एक क्रांति मचा दी है। तो बस इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हम समझते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन को कोडित करने वाली BT20 जीन है। तो क्राई प्रोटीन्स ये पहले हम समझ लेते हैं कि क्या चीज होती है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जो कि मृदा में रहता है, उसका नाम है BT, बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है यह एक प्रकार के रवि प्रोटीन के रवे उत्पन्न करता है जिसे हम क्राई नाम से जानते हैं। अब यहाँ पूछा है कि कौन करता है उनको, तो उनके नाम दे दिए हैं। जैसे सभी के नाम दे दिए जाते हैं ना, कौन सा जीन है, ताकि पहचान की जा सके। तो यहाँ पर भी ऐसे क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये दोनों जीन जो होती हैं, ये दोनों जीन ही इसको कोडित करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अनुवांशिक अभियांत्रिकी कंपनी, जो सबसे पहले कंपनी बनी थी उसका नाम है जेनटेक्ट। डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बांड को निर्माण को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो यहाँ पर डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बांड को जो जोड़ता है उसका नाम है लाइगेज। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी IMP है ना। क्यों ये IMP है? क्योंकि ये जोड़ने वाला है लाइगेज। आप बिल्कुल उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लाइगेज जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, बहुत अच्छा होता है ना जोड़ने वाला। यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन है अगला, PBr322 से निर्मित प्लाज्मिड है। तो PBr स्वयं एक कृत्रिम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ना, इसको भी वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है इससे और बने हैं, इससे और प्लाज्मिड, तो उनका नाम है PBr327, PUC, PAT153। ये सभी जो है बने हुए प्लाज्मिड से, नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब क्या? जो जीवाणु में पहले से ही पाए जाते हैं, ओरिजिनल, प्रकृति द्वारा, तो वो तो कम थे, हम उनकी जानकारी। तो वो मनुष्य ने क्या ऐसा किया, वैज्ञानिकों ने, कि हम और बना लेते ताकि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। एल्केलाइन फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेट का निष्कासन करता है। तो ये 5' सिरे से फॉस्फेट का निष्कासन करता है। ये जो है ना एल्केलाइन फॉस्फेट एक प्रकार का एंजाइम होता है, जब इसकी चेन को ब्रेक करना होता है तो यहाँ से ये इसको निकालना शुरू कर देता है, किसको? फॉस्फेट को। समुद्री खरपतवारों से विभिन्न उत्पाद, तो ये एगोरोज है।
एगोरोजिक सीवीड होता है, इसका नाम भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका नाम है एस्कोफिलम नोडोसम। एस्कोफिलम नोडोसम। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? जब हम पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करते हैं ना, तो इसी को उसमें कल्चर मीडिया के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन पट्टियों की पहचान निम्नलिखित टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है। तो प्रोटीन पट्टियों की जो पहचान है ना, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के द्वारा की जाती है। वैसे जैसे आप एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं, है ना, डीएनए का सेपरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस जेल के ऊपर डीएनए को डाला जाता है, उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है, और उसके बाद में नाइट्रोसेलुलोज पे उसको डाला जाता है, उसको जमाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रोटीन की पट्टियों की पहचान, तो जब हम उसको नाइट्रोसेल्यूलोज पे डाल देंगे ना, तो उस पूरी प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग अलग अलग तरह की होती है ना। यहाँ प्रोटीन के लिए हो गई, मान लो डीएनए है, तो डीएनए के लिए हम किसको प्रयोग करेंगे? डीएनए की यदि हमको करना है तो हम सदर्न ब्लॉटिंग के उसको नाम से जानेंगे। और यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मतलब क्या हो जाता है? mRNA की पहचान के लिए, है ना। mRNA की यदि हमको पहचान करनी है तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करेंगे। डीएनए की पहचान करनी है तो सदर्न ब्लॉटिंग का, और यदि प्रोटीन की करनी है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। अब नेक्स्ट है, पीसीआर में निम्न की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, पीसीआर टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर इन सब की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं ना, वो जोड़ के नया एक डीएनए बनाते हैं, और बहुत सारे डीएनए का निर्माण हो जाता है, उसकी प्रतिलिपीज बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, तो पहले हमको वांछित डीएनए चाहिए जिसका हमको यूज करना है। उसके बाद में पॉलीमरेज एंजाइम इसको जोड़ने का काम करेगा, और प्राइमर जो है उसको बांधने का काम करेगा साइड। तो इन सब की आवश्यकता इसमें होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में भी आता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। और ये तो भाई अब सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस का उपयोग लाया जाता है। तो रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में यूज में लाया जाता है। तो ये क्या करता है? डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए आणविक स्कैपल्स के रूप में यूज में आता है। जोड़ने के लिए कौन आता है? लाइगेज। काटने के लिए कौन आता है? रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस। इसको एक और हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो ये जो उसके सिरे होते हैं, प्लाज्मिड होता है या डीएनए होता है, तो उसको कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा वाहक डीएनए के केवल एक छोटे से खंड को क्लोन करता है? तो सबसे अच्छा जो वाहक है उसका नाम है, डीएनए के खंड को क्लोन करने के लिए हम यूज में लेते हैं, तो उसका नाम है प्लाज्मिड्स। अच्छा, ये प्लाज्मिड भी बता देते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनमें जो गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के अलावा भी प्लाज्मिड होता है। इसका अपना रिप्लिकेशन की इसमें क्षमता होती है। ये स्वयं को रिप्लिकेट कर लेता है, अपने जैसे एक और प्रतिलिपि को तैयार करने की क्षमता रखता है। और वाहक भी बड़ा अच्छा होता है। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन, तो यह है इंसुलिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये होती है कि नए, जैसे हमने किसी प्लाज्मिड को लिया, उसके थ्रू यदि हम किसी और उस जीन में परिवर्तन कर दिया, है ना, हमें उसका जीन पसंद नहीं था, हमने नया जीन उसमें डाला है और नया डीएनए हमने बनाया है किसी और में, उस कोशिका में डालकर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नया डीएनए तैयार हो जाता है ना, जिसमें जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसके जो गुण हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं और नया डीएनए उसका बना रहे हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। और इसके द्वारा जो प्रथम मानव हार्मोन बना है उसका नाम है इंसुलिन। तापरागी जीवाणु से पृथक किए गए ताप स्थिर एंजाइम टेक और पीएफयू हैं। तो ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। ये तापरागी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको तापरागी जीवाणु से पृथक किए गए एंजाइम कहा है।
फिर है जीन गन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। तो जीन गन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। ये क्या काम करती है, वाहकों से जोड़कर पुनर्योजित डीएनए के निर्माण करती है। तो इसको क्या करते हैं कि किसी सेल में यदि हमको डीएनए जो हमारा पसंद का है उसको डालना है, डायरेक्ट डालना है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं जीन गन का। तो इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या तो सोने के होंगे या फिर टंगस्टन के होंगे। अब इनके साथ में क्या किया जाता है, डीएनए को लपेट दिया जाता है और उनकी जहाँ पे वो जिस कोशिका में हमको डालना है, जिस बैक्टीरिया कोशिका में इनको पहुंचाना है, तो वहां पर इनकी बौछार की जाती है। तो फट से ये जैसे हमारी बंदूक चलती है ना और सीधे अंदर टारगेट पे घुस जाती है, ऐसे ही इसके कण जो होते हैं वो सीधे उसके अंदर चले जाते हैं। अधिकतर इनका प्रयोग जो होता है वो पौधों के लिए किया जाता है। पौधे के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, उनके लिए भी पौधों में अगर डालना होता है तो इस जीन गन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से डीएनए का विलोपन अनुक्रम निर्मित करता है। अब देखिए यहाँ पर आपने पैलिड्रोमिक पढ़ा होगा, उसी में हमने ये पढ़ा था कि एक सीक्वेंस को पढ़ा था, पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि मलयालम। मलयालम मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए इसमें आगे पीछे दोनों बराबर है, सेम है, जैसे मल और लम। तो यहाँ पर ये बताना है, और विलोम पद और इसका जस्ट नीचे वाला इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा है। तो यहाँ यदि चूंकि 5 डैश है, GAATTC और 3 डैश है, तो इसका जस्ट विलोम पद यहाँ पर आ रहा है 3 डैश CTTAAG 5 डैश। तो हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। ऐसा सीक्वेंस और किसी में नहीं आ रहा, इसको पैलिंड्रोमिक भी कहा जाता है। तो इसी सीक्वेंस पे बेस्ट हमको करना होता है, तो हमने ये इसको समझ लिया। नेक्स्ट, रूपांतरण हेतु जीन गन द्वारा डीएनए की बौछार करने के लिए कौन से सूक्ष्म कण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सोना और टंगस्टन। बहुत अच्छी धातुएं होते हैं, ये उत्कृष्ट धातुएं होती है। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2070 में आया है, और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एगोरोस जेल से पृथक किए हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है और हमारी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यह है इथिडियम ब्रोमाइड। जब हम डीएनए को सेपरेशन करना होता है, तो जब हम एगोरोस जेल के उसके बेड के ऊपर इसको हम फैला देते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये माइनस वाला होता है, ऋणात्मक होता है, और उसका कैरेक्टर क्या होगा, माइनस वाला प्लस के पास जाता है। तो जैसे ही इसमें डाला जाता है ना, तो ये तेजी से वहाँ से चलना शुरू करते हैं डीएनए, और क्या किस तरफ, एनोड की तरफ जाएंगे। तो जाएंगे ना, तो जो छोटे छोटे होते हैं वो जल्दी चल देते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं छोटे छोटे। तो अब ये तो सब सेट हो जाएंगे, बड़े फिर छोटे फिर छोटे, लेकिन इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हमको तो ये वाला डीएनए चाहिए जिसको हमने बनाया है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है। तो ये किस कलर से सेट हो जाते हैं, ऑरेंज कलर से। पहले हमको डीएनए दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि हम इथिडियम ब्रोमाइड उसमें डाल देते हैं तो वो ऑरेंज कलर का हमें नजर आने लगता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का निर्माण किसने किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द को कार्ल एरेकी ने बताया था। प्रथम रिकॉम्बिनेट डीएनए निर्माण करने वाले वैज्ञानिक पॉल वर्ग। औद्योगिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो औद्योगिक यहाँ आप इंडस्ट्री समझ चुके होंगे, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोडक्ट को काफ़ी मात्रा में बनाती है, तो उसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उसे तो उसे सफ़ेद प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। अब इनको भी बता देते, लाल प्रौद्योगिकी जो होता है वो मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है फिर उनको डेवलप्ड किया जाता है, तो वो रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। नीली जो होती है वो पानी से रिलेटेड होती है, जो जलीय होते हैं ना, मछली वगैरह, इनसे रिलेटेड जो जलीय सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सब से रिलेटेड नीली क्रांति होती है। और हरी क्रांति, जो क्रांति बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हरी जैव प्रौद्योगिकी जो है वो हमारे फूड, जो हमारी क्रॉप होती है, फसलें होती है, उनसे रिलेटेड होता है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के खोजकर्ता कौन है।
तो इसकी खोज की थी हैमिल्टन स्मिथ ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्टिकगार्ड काट में डीएनए के सिरे कैसे होते हैं? ससंजक होते हैं। पीबीआर क्या है? पीबीआर एक वाहक है। प्रोब बने होते हैं। प्रोब्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जीन स्थानांतरण की टेक्नोलॉजी, तो जीन स्थानांतरण की ये सभी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके सभी के द्वारा हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं इनको शॉर्ट में आप लोगों को बता भी देती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पहले इसको समझ रहे हैं हम। इसमें क्या किया जाता है कि जीन को हमको ट्रांसफ़र करना है एक सेल से दूसरी में। तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर पहले बहुत कम टेम्परेचर, लगभग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड Ca ये क्यों नहीं चल रहा? हाँ, CaCl2 उसके अंदर मिला देंगे, है ना। टेम्परेचर अभी हमने कितना रखा है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ठंडा रखना है, इसको मिला दिया हमने। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि जब फिर इसको थोड़ा सा हम जो हमारा प्लाज्मिड होता है, वाहक होता है, उसके अंदर इस तरह का ठंडा टेम्परेचर कर देंगे। उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए, 90 सेकंड के लिए हम इसका टेम्परेचर जो है वो 45 to 48 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, है ना। तो क्या हो गया, पहले तो ठंडा था फिर गर्म हो गया। तो क्या होगा कि इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से पोर बन जाते हैं और डीएनए उसके अंदर चले जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। जैसे हमने ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण में क्या था कि उसको गर्मी दी थी, हीट दी थी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। पोरेशन यहाँ नाम है कि उसमें छेद हो गया है, तो छेद के द्वारा फिर हम वो डीएनए उसके अंदर चले जाता है। लिपोफेक्शन में क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो लिपिड्स होते हैं लाइपोसोम्स के माध्यम से जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा कुछ और मेथड है, जिससे हमने जीन गन का भी पढ़ा था। इसके अलावा और हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक है ट्रांसडक्शन। कौन सी है? ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रांसडक्शन या पराक्रमण इसको बोला जाता है हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि इस जो हमारे जीन, जिसको हमको किसी कोशिका में डालना है ना, उसको वायरस से संक्रमित करवा देते हैं। वो वायरस से जैसे ही संक्रमित होती है, और वायरस का कैरेक्टर तो आप लोग जानते ही, अभी कोरोना वायरस खूब फैला हुआ है, कितनी जल्दी इफेक्ट करता है। तो बस ऐसे ही जो वायरस होते हैं उसको संक्रमित कर देते हैं, तो फट उसमें चले जाते हैं और उनके माध्यम से उस सेल के अंदर वो हमारा जीन पहुंच जाएगा। और एक और है माइक्रो इंजेक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, छोटी सी एक सीरीज होती है और उसके माध्यम से, चूंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो हम जनरली माइक्रोस्कोप के नीचे ही रख के इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल पतला सा होता है, वो कांच का बना हुआ, उसके अंदर डीएनए को डाल दिया जाता है ना। जैसे ये कोई प्लाज्मिड है, ये कुछ है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पतली सी एक सीरीज रहेंगी, बिल्कुल बारीक सी होती है, इसके अंदर एक डीएनए डाल देंगे और ये इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, और ये जाकर फिर इससे मिल जाएगा, इसके डीएनए से मिल जाएगा, इसके माध्यम से इसके डीएनए में पहुंच जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना। तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये स्पेसिफिक समझाया है ज़्यादा। हाँ, पीसीआर विकसित करने वाले वैज्ञानिक, तो सब पीसीआर को कैरीमुलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि पीसीआर को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। फिर टेक पॉलीमरेज के लिए अनुकूल टेम्परेचर कितना है? तो देखिए इसमें तो 75 आंसर आपकी बुक में दिया है, बाकी ये 95 तक काम कर सकता है ना। तो आंसर तो इसका 75 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो, अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो ये 95 तक जिंदा रह सकता है। निम्न में से प्लाज्मिड को पहचानिए। तो इसमें से प्लाज्मिड कौन सा है? इसमें प्लाज्मिड है PBr332।
लाइगेज का उपयोग होता है तो ये तो दो खंडों को जोड़ने के लिए। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स का नाम बताना है। तो टेक पॉलीमेरेज एंजाइम है, हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है। आणविक कैंची प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस आ गया। चिपचिपे सिरे किस एंजाइम के कार्य में सहायता करते हैं? तो जो चिपचिपे सिरे होते हैं इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ तो ये आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी जो हमको जैसे किसी बैक्टीरिया का कोई जीन है ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, अब हमको ये इसका प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमें किसी प्रकार का को ये इसका जीन है ना, ये यहाँ पे इसका जीन है। अब ये कोई रोग फैलाता है या हमको ये पसंद नहीं है, हमको कुछ और प्रोडक्ट बनाना है तो हम इसको हटा देंगे, है ना। तो इसको जब हम हटाएंगे तो इसको हमको काटना पड़ेगा ना, यहाँ से इसको काटना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। तो जो काटने वाला है ना उसका नाम अभी हमने बताया है आपको, रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। अब यहाँ पर ये जो सिरे होते हैं ना इस प्लाज्मिड के, ये जैसे हमने कट करे तो ये जो सिरे होते हैं, ये सिरे जो दोनों है ना, तो ये कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे सिरे। और यहीं पे जो खंड जैसे डीएनए हमें पसंद है, जो हम जिससे बहुत प्रोडक्शन हो सकता है, तो ऐसे डीएनए को यहाँ पर हमको जोड़ना है इस पोजीशन पे। तो उस डीएनए को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे कि जो उसका बेस्ट सीक्वेंस होता है ना, एटीसीजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बस वहां से इसको जैसे रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियोज है तो वो अपने पहचान वाले जहां पर उसको काम करना है, जिसको कट करना है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और कट कर देगा, है ना। अब यहाँ पर हमको जीन लगाना है तो ये सिरे कैसे हो गए? चिपचिपे। अब हम जो हमारा डीएनए है, जिस जीन को हमको यहाँ लगाना है, हम उसको इजीली यहाँ पे फिट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। अब जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो इसको हमें जिस इच्छित कोशिका में प्रवेश करवाना है वहां पर हम इसको, जो अभी ऊपर हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है ना, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना, तो इन सब विधियों के द्वारा हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब डीएनए खंड किस प्रकार आवेशित अणु होते हैं? ये सब ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं। जलरागी भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है? ये इथिलीन ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंडों का पृथक्करण और विकास होता है। अब जैसे हमको ये हमने इसमें डाल दिया ना, मान लो यहाँ जीन हमने अपने पसंद का डाल दिया, अब बहुत सारी बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कोई एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। प्लाज्मिड की यदि हमने डेवलप करवाया तो वो बहुत तरह के होंगे। अब हमको उनमें से यदि इनकी पहचान करनी होती है ना, तो हमको कौन सा डीएनए, अब हम डीएनए को भी बहुत सारे रिप्लिकेशन हो जाते हैं, उनको भी अलग अलग करना होता है, तो उनकी पहचान करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं ना, उसका प्रयोग करते हैं। जीवाणु कोशिका में मिलने वाले वर्तुल डीएनए का प्रमुख कार्य बताइए। तो देखिए ये वर्तुल डीएनए जो होता है ना, ये वाहक का काम करता है। ये जो मैंने अभी इस तरह बनाया ना, तो जो जीवाणु होता है ना उसमें जो केंद्रक होता है वो कैसे होते हैं? सर्कुलर केंद्रक होते, डीएनए होते हैं, है ना, सर्कुलर ऐसे गोल गोल घूमे होंगे। आप लोगों ने बैक्टीरिया सेल की जो है स्ट्रक्चर को देखा होगा। तो संरचना को पूरा अगर अच्छे से आप लोग आज पढ़िएगा कि बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है और उसमें डीएनए कैसे होते हैं। फिर उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसके द्वारा डीएनए खंड को अलग करते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्लाज्मिड पीबीआर 322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का नाम बताइए। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। एक है एम्पिसिलिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको कि ये हमारा जो डीएनए है इसको इसमें हमको डालना है तो हम ऐसे इसको कट कर देंगे और जो लाइगेज है उसके द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि पीबीआर, जैसे अब हमने प्लाज्मिड बना लिया, ये नया प्लाज्मिड हमारा तैयार हुआ है, गोल होगा भाई, इसको इससे बनाते हैं। ये तो ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है ना,
इसके अंदर दो साइट होती है ना, दो यहाँ पर ऐसे समझने की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एम्फिसिलिन, और ये हो गया यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन। तो ये रेजिस्टेंस जीन के नाम से जाने जाते हैं। रेजिस्टेंस जीन्स मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक डाला जाता है तो वो डेथ हो जाती है, जो प्लाज्मिड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन यदि उनमें उनका रेजिस्टेंस जीन हो, प्रतिरोधी जीन हम यदि डाल दें तो वो कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे एम्फिसिलिन का जीन डाला है, यहाँ टेट्रासाइक्लिन का जीन डाला है। अगर ये दोनों जीन है तो यदि हम इसको टेट्रासाइक्लिन में रखेंगे तब भी ये नहीं मरेगा, है ना, एंटीबायोटिक देंगे तो, और एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे तब भी ये नहीं मरेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, इनका जीन है। लक्ष्य जीन को पृथक करने वाले कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की आवश्यकता होती है। पृथक मीन्स अलग करना, जोड़ना वर्ड आ जाता तो लक्ष्य जीन को जोड़ना है तो लाइगेज का नाम आ जाता, है ना। आप लोगों ने जब पीसीआर पढ़ा होगा तब देखा होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज भी जोड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, तो यहाँ पे टैग रहता है और ये इसको अटैच करता चलेगा। किन्हीं 3 प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के नाम बताइए, तो ई एस्टेरिया कोलाई, आर आई, हिंड सेकेंड और हिंड थर्ड। तो ये सब क्या है, प्रतिबंधित देखो अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस देखा, तो जो क्लोनिंग साइट होती है ना, जैसे एक ये जो हमारा प्लाज्मिड होता है ना, इसमें अलग अलग साइट्स होती हैं, तो अलग अलग जो सीक्वेंस होते हैं उनको काटने के लिए अलग अलग एंडोन्यूक्लियस होते हैं। कहीं ई को आर आई से कटेगा, तो कहीं हिंड सेकेंड से, तो कहीं जैसे हमारी जो बुक में दे रखा है, हमारे सिलेबस में हमने जो पढ़ा था ना, पीबीआर, जैसे PBR 322 प्लाज्मिड है, तो इसकी जब हम क्लोनिंग साइट पढ़ी थी तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे एम्फिसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन था इस तरफ, तो इस तरफ जो टेट्रासाइक्लिन है आप लोगों की बुक में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर ये ट्राइसाइक्लिन है ना। अब यहाँ हमको हमारे पसंद का जीन लगाना है, तो पहले यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट करा था, तो हमने किससे किया था, बाल और साल, है ना, इनको लिया था, तो ये भी कट करने वाले एंडोन्यूक्लियस हो गए। इसी तरह इको, आर आई, हिंड और ये थर्ड, ये सब भी क्या होते हैं, काटने वाले होते हैं। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसमें टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफोज किसे कहते हैं? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहा जाता है। प्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण किसमें हुआ? तो सबसे फर्स्ट जो डीएनए बनाया गया था नया, जिसमें वो किसमें यूज बनाया था, किस बैक्टीरिया में? तो उसका नाम था साल्मोनेला टाइफूरियम। इस पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था। आणविक केंची तो सबको अब पता ही चल गया होगा। हिंड सेकेंड अणु कहाँ से काटता है? तो हिंड सेकेंड अणु उस विशेष बिंदु से काटते हैं जहां सहक्षारक युग्म का विशेष अनुक्रम होता है ना। ये जैसे अब ये हिंड सेकेंड कहाँ से काटेगा, तो इसमें ये पहचान कर लेगा कि भाई ये वाला छह क्षारक युग्म है, नाइट्रोजन बेस है, तो वो वहां पे जाकर उस पे हिंड सेकेंड, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हिंड सेकेंड आके इसको कट कर देगा, यहाँ से ऐसे कट कर देगा इसको, और अपना वाला हम फिर जो हमारे पसंद का है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पर है कि टी आई प्लाज्मिड, ये आर आई लिखा है, टी आई कर देते हैं। टी आई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त होता है। ये क्या चीज होती है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो एग्रोबैक्टीरियम जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर टी आई प्लाज्मिड होता है, और ये क्या करता है, उसके अंदर जाकर ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या करता है, उसके अंदर जब जाएगा ना, उसकी कोशिका पे जैसे ही जीवाणु हमला करेगा तो उसके जीवाणु के अंदर से ये निकलेगा और उस पौधे की कोशिका के, जो जैसे पत्ती ली पौधे की, तो पत्ती की जो कोशिका होगी उसके अंदर चले जाएगा और वहां पे उसका डीएनए ले लेगा, साथ में अपने मिला लेगा, है ना। बहुत तेज होता है और अपना खूब प्रोडक्शन करता है, खुद का रिप्लिकेशन करता है। और जब वो उस डीएनए से मिल जाता है ना, तो वहां पे क्या करता है कि
उस कोशिका को लगता है भाई मेरे को भी काफ़ी अपना प्रोडक्शन करना है, तो कोशिका तेजी से बढ़ने लग जाती है। अब तेजी से खूब सारी बन जाती है तो वहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है पौधे में। लेकिन अब क्या करा है कि इसी को हटा दिया है, तो अब पौधों में रोग उत्पन्न नहीं होता। वैद्युत कण संचलन से प्राप्त डीएनए बैंड का अवलोकन करते हैं। तो इससे वैद्युत कण संचलन, देखिए नाम बदल गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है यहाँ पर। वैद्युत कण संचलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम जैसे हमने देखा था ना, डीएनए माइनस वाला होता है और एनोड की तरफ जाता है, इसलिए इसे वैद्युत कण संचलन कहा है। तो इससे कि अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें जो डीएनए बैंड होता है उसका अवलोकन, तो ये किया जाता है। हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाला था, तो इथियम ब्रोमाइड कब दिखेगा पता है? जब उसको हम पराबैंगनी किरणों के अंदर देखेंगे या फिर हम आर्डो रेडियोग्राफी करेंगे, लेकिन दर्श प्रकाश और इनमें यह नहीं दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस काटता है तो यह जो डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलित डीएनए होता है, उसको कट करने का काम कर देता है। डीएनए संवर्धन में उपयोग आता है। तो डीएनए संवर्धन में उपयोग में आता है पीसीआर। इथिडियम क्लोराइड का उपयोग किसके अभिरंजन में किया जाता है? तो डीएनए। प्रतिबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं प्रतिबंधित एंजाइम्स? बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड होते हैं, वर्तुलाकार भी होते हैं, वाहक भी होते हैं, एम्स्ट्रोन्यूक्लियर भी होते हैं। अभी वर्तुलाकार मतलब गोल गोल होते हैं, वाहक मतलब इससे किसी के डीएनए को जोड़ देंगे और दूसरी कोशिका में इसको पहुंचाएंगे, दूसरे जीवाणु कोशिका में पहुंचाने के लिए वाहक। जैसे मलेरिया होता है ना, मच्छर के द्वारा होता है, तो वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर रहता है और वो हमको काटता है, हमारी बॉडी में इंटर कर देता है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये भी एक तरह के वाहक का काम करते हैं। इनमें हम डीएनए को जोड़ देंगे और हमारे पसंद के, और उसको दूसरी कोशिका में इसके माध्यम से पहुंचा देंगे, है ना। और एम्स्ट्रोन्यूक्लियर मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि जो डीएनए होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया, उसके अलावा प्लाज्मिड में अपना खुद का डीएनए होता है और वो बहुत अच्छे से रिप्लिकेट कर सकता है। तो इसको ये वाला भी इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। PBr322 क्या है? तो ये क्या है? प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य ऊतक में ट्रांसजेनिक अभिव्यक्ति निर्धारित होती है, तो रिपोर्टर्स के द्वारा। प्रथम एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? तो ये है, सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस की खोज की गई थी वो हिंड सेकेंड था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है, ये समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको 100% बताऊंगी। और इसी के साथ में आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय।